मार्केट में सबसे डेंजरस वर्ड होता है चीप। चीप सुन के लगता है बार्गेन मिल गई, चीप सुन के लगता है रिस्क कम है, बट यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। जैसे वॉरेन बफे ने कहा था, प्राइस और वैल्यू सेम नहीं होते। I would rather value a stock or a business first and not even know the price, so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation. और हॉवर्ड मार्क्स का भी यही पॉइंट है। How do you make money as an investor? People who don't know think the way you do it is by buying good assets, a good building, stock in a good company, or something like that. That is not the secret for success. The secret for success in investing is buying things the less that they were. रियल गेम प्राइस देखना नहीं, प्राइस और वैल्यू का रिलेशनशिप समझना है। जब ये ऑफ होता है, बार्गेन एक्चुअली वैल्यू ट्रैप बन जाता है। लो पीई, गिरा हुआ प्राइस, बट अंदर वीक कैश फ्लो, हैवी डेट, स्टक ग्रोथ। सस्ता नहीं, एक्सपेंसिव बट इन डिस्गाइज। तो आज हम एग्जैक्टली यही टेस्ट करेंगे। हमने पहले सिंगल डिजिट पी कंपनीज फिल्टर की, मार्केट कैप 2500 करोड़ प्लस रखा। इस फिल्टर से अराउंड 55 कंपनीज निकली। बट सिर्फ पी देखना इनफ नहीं होता, इसीलिए हमने उन कंपनीज को अवॉइड किया जहां पूरा सेक्टर ही स्ट्रक्चरली लो मल्टीपल या डाउनसाइड में है। फिर हमने उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया जो पहले हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब शार्पली डी रेट हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि डी रेटिंग जस्टिफाइड है या नहीं। हर कंपनी में हम हेडलाइन पी से आगे जाकर देखेंगे, अर्निंग्स नॉर्मल है या वन ऑफ, कैश फ्लो सपोर्ट करता है या नहीं, डेट मैनेजेबल है या नहीं, और बिजनेस में रियल ग्रोथ ट्रिगर प्रेजेंट है या नहीं। एंड में हर स्टॉक को एक सिंपल वर्डिक्ट मिलेगा, वैल्यू अपॉर्चुनिटी है या फिर एक वैल्यू ट्रैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, सेनको गोल्ड लिमिटेड। वैल्यूएशन देखें तो सेनको का पी FY25 में 40x और FY26 में शार्पली कंप्रेस होकर 9.6x आ गया। EV बाय एबिटा भी 16x से 7.3x तक कंप्रेस हुआ। अब सेनको चीप है या फिर एक वैल्यू ट्रैप? चलिए इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। सेनको गोल्ड एक B2C ज्वेलरी रिटेलर है। कंपनी गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम और लाइफस्टाइल ज्वेलरी सेल करती है। कंपनी ओन स्टोर्स, फ्रेंचाइजी स्टोर्स और डिजिटल चैनल्स के थ्रू। तो इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी लार्ज है। इंडिया ज्वेलरी मार्केट 2025 में अराउंड 9 लाख करोड़ का एस्टिमेट है और 2033 तक अराउंड 6.5 कैगर से ग्रो हो सकता है। तो अब देखो, हेडलाइन नंबर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। रेवेन्यू FY26 में 33% ग्रो करके अराउंड 8,430 करोड़ तक हुआ। एबिटा 164% ग्रो करके अराउंड 969 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 261% ग्रोथ। बट यहाँ है बिगेस्ट कैच, FY26 अर्निंग्स नॉर्मल नहीं है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला, मार्जिन्स गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम प्राइस इंक्रीज, प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन टेलविंड्स की वजह से अनयूजुअली हाई थे। FY26 एबिटा मार्जिन 11.5% था, while मार्जिन गाइडेंस सिर्फ 7.2% थी। एसेंशियली मेकिंग चार्जेस ऑर्नामेंट वैल्यू से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस बढ़ने पर मेकिंग चार्जेस का रुपी वैल्यू भी बढ़ता है, जिसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल टेम्परेरी बेटर दिखी। तो हाई गोल्ड प्राइसेस की वजह से सेनको को इन्वेंट्री गेन्स मिले। कंपनी के पास जो गोल्ड इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू बढ़ गई और इसी वजह से ROE और ROCE भी स्पाइक होकर अराउंड 25.7% एंड 22.5% तक दिखे फ्रॉम अदरवाइज फॉलिंग नंबर। इसी गोल्ड प्राइसेस सर्च के दौरान मैनेजमेंट ने लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए मेटल लोन से शिफ्ट करके स्टैंडर्ड कैश क्रेडिट एंड वर्किंग कैपिटल डिमांड्स लोन लिए। सेनको ने गोल्ड मेटल लोन यानी GML का यूज कम करके कैश क्रेडिट लोन्स के शेयर बढ़ाए। GML में ज्वेलर गोल्ड बोरो करता है तो गोल्ड प्राइस मूवमेंट नेचुरली हेज हो जाता है, लेकिन कैश क्रेडिट नॉर्मल रुपी लोन्स होते हैं। यहाँ गोल्ड प्राइस हेज नहीं मिलता और इंटरेस्ट कॉस्ट भी हायर होती है, अराउंड 9% वर्सेस GML का 4%। इस शिफ्ट की वजह से बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है और गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी का रिस्क भी ज्यादा विजिबल हुआ। सेनको ने दिसंबर 2024 में ₹459 करोड़ रेज किए थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बट प्रॉब्लम ये थी कि गोल्ड प्राइसेस सर्ज हो गए। सेम फिजिकल गोल्ड इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शार्पली बढ़ गया, इसीलिए कंपनी को फ्रेश क्रेडिट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी। डेट साइड पर भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बढ़ रही हैं और डेट टू इक्विटी अराउंड 1.07x है। FY26 में फाइनेंस कॉस्ट भी अराउंड 204 करोड़ तक पहुंच गया, जो FY25 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹159 करोड़ से भी ज्यादा था।
FY26 में सेनको की सेल्स 8,430 करोड़ थी, बट इन्वेंट्री 5,296 करोड़ तक पहुंच गई, यानी एनुअल सेल्स का ऑलमोस्ट 63% इन्वेंट्री में लॉक था। सो द इन्वेंट्री ग्रोथ रेट वाज हायर देन द सेल्स ग्रोथ। ज्वेलरी बिजनेस इन्वेंट्री हैवी होता है, बट सेनको में प्रेशर ज्यादा दिखता है। उसी आर्टिफिशियल बूस्ट से FY26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो अराउंड नेगेटिव 789 करोड़ था। इन्वेंट्री डेज 286 डेज तक पहुंच गए और कैश कन्वर्जन साइकिल 259 डेज हो गया। कंपैरिजन में कल्याण और थंगामाइल इन्वेंट्री टर्न्स बेटर मैनेज कर रहे थे। कल्याण ने गोल्ड प्राइसेस राइज के टाइम स्टोर वैल्यू इन्वेंट्री वॉल्यूम रिड्यूस करके वर्किंग कैपिटल प्रेशर कंट्रोल किया। सेनको के केस में इन्वेंट्री बिल्डअप शार्पर दिखा। एक और फैक्टर इंडस्ट्री प्रेशर का है। क्रिसिल ने ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर्स के लिए नियर टर्म वॉल्यूम प्रेशर फ्लैग किया है, जो इसको ओवर वैल्यूड बनाता है और सिग्नल करता है एक वैल्यू ट्रैप। नेक्स्ट कंपनी है सामी होटल्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सामी का पी अराउंड 9.6x तक डीरेट हो चुका है। कंपैरिजन में शैले होटल्स 27.8x और लेमन ट्री 37.5x और इंडस्ट्री मीडियम अराउंड 31x पर ट्रेड कर रहा है। सामी को सिर्फ होटल ऑपरेटर की तरह मत देखिए, ये बेसिकली होटल ओनर प्लस एसेट मैनेजर है। कंपनी होटल्स एक्वायर या लीज करती है, उन्हें रेनोवेट रीब्रांड करती है और मैरियट, IHG, हायट जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ पार्टनर करती है और फिर रूम स्टेज, F&B, मीटिंग्स, इवेंट्स और होटल सर्विसेज से रेवेन्यू अर्न करती है। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। कंपनी का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 49% है, प्रॉफिट ग्रोथ 23% और ऑपरेटिंग मार्जिन रिसेंटली अराउंड 35% तक आ गया है। बट रिपोर्टेड प्रॉफिट्स में एक कैच है। FY26 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 267 करोड़ था, बट नेट प्रॉफिट 567 करोड़ हो गया बिकॉज टैक्स रिबेट था। सामी के पास अराउंड 2,500 करोड़ के अक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो टैक्स शील्ड करते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में सिग्निफिकेंट कैश टैक्सेस पे नहीं करेगी। सो लो पी मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि PAT टैक्स बेनिफिट से आर्टिफिशियली हाई है, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बेसिस पर देखें तो वैल्यूएशन रफली 15x के अराउंड आती है। स्टिल पीयर से लोअर बट नॉट एज चीप एज हेडलाइन PE। ऑपरेशनली भी पिक्चर मिक्स है। ROC 9% पर स्टैग्नेंट है, वाइल शैले होटल्स 17% और लेमन ट्री 14% तक इम्प्रूव हो चुके हैं। डेट टू इक्विटी 2x से 0.85x तक रिड्यूस हुआ, बट ये रिजर्व जंप्स और GIC 750 करोड़ इन्फ्यूजन की वजह से भी है। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज इम्प्रूव होकर 2.5x हुआ है, बट डेट रिस्क अभी भी कंप्लीटली नहीं गया। एक और ओवरहैंग है FII सेलिंग, रफली 2 साल में 25 परसेंटेज पॉइंट सेलिंग। अदर ऑपरेटिंग मेट्रिक्स देखो तो पिक्चर एक्साइटिंग नहीं है। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 6041 रहा, सिर्फ 4.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, और ऑक्यूपेंसी 75% पर स्टेबल रही वर्सेस 76% अर्लियर। मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट FY30 to FY31 तक रेवेन्यू 3000 करोड़ तक ले जाना है, रफली 24% कैगर। नियर टर्म में मैनेजमेंट अराउंड 38% मार्जिन यानी FY27 तक लगभग 590 करोड़ EBITDA टारगेट कर रहा है। इस बेसिस पर फॉरवर्ड EV बाय EBITDA 8.5x आ सकता है वर्सेस FY26 का अराउंड 11.5x। बट कैच ये है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखती है लेकिन ऑपरेटिंग मेट्रिक्स स्टैग्नेंट है, डेट हिस्ट्री हैवी है और PAT टैक्स शील्ड से बूस्टेड है। सो सम ही हेडलाइन PE पर चीप दिख सकता है, बट एडजस्टमेंट्स के बाद ये क्लियर बार्गेन नहीं लगता। वैल्यूएशन लोअर जरूर है, लेकिन टैक्स शील्ड बूस्टेड प्रॉफिट्स देखकर मार्केट का डिस्काउंट पार्शियली जस्टिफाइड लगता है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक का PE अब अराउंड 8.7x है। 2024 एंड में ये रफली 23x PE पर ट्रेड कर रहा था, तो स्टॉक क्लियरली शार्प डीरेट हुआ है। रैमको इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल्स बनाना, मेनली फाइबर सीमेंटेड शीट्स, फाइबर सीमेंटेड बोर्ड्स जो रूफिंग, पार्टीशंस, वॉल्स, सीलिंग्स और ड्राई कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स में यूज होते हैं। इसके अलावा कंपनी का कॉटन यार्न बिजनेस और विंड पावर जनरेशन सेगमेंट भी है, कंट्रीब्यूटिंग ओनली 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अब पहला इशू इंडस्ट्री साइज का है। रैमको के लिए मोस्ट रेलेवेंट मार्केट एस्बेस्टोस बेस्ड फाइबर सीमेंट रूफिंग शीट्स का है, जिसका साइज ICRA के हिसाब से अराउंड 5200 करोड़ का है। कंपनी का FY26 रेवेन्यू ऑलरेडी अराउंड 1800 करोड़ है, सो एड्रेसेबल मार्केट लार्ज नहीं लगता। ऑपरेशनली ग्रोथ भी मॉडरेट है। FY26 रेवेन्यू 1792 करोड़ हुआ, अराउंड 7.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
हाँ, Q4 FY26 में रेवेन्यू 18.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से स्ट्रॉन्ग था, बट लॉन्ग टर्म पिक्चर में कंपनी का 10 ईयर सेल्स कैगर 8% और प्रॉफिट कैगर 5% है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 306 करोड़ था, बट इसमें 171 करोड़ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स था। तो अगर एसोसिएट प्रॉफिट हटा दें तो एक्चुअल ऑपरेटिंग लिंक नेट प्रॉफिट अराउंड 135 करोड़ बचता है। इस बेसिस पर नेट मार्जिन सिर्फ 7.5% के अराउंड है और हिस्टोरिकली भी ये मार्जिन मोस्टली इसी रेंज में रहा है, यानी फ्लक्चुएटिंग इन द सेम जोन। इम्प्लाइंग वैल्यूएशन रफली 20x PE है, जो हेडलाइन PE से ज्यादा एक्सपेंसिव है। रिटर्न्स भी वीक हैं। ROCE FY21 से FY26 तक मोस्टली 3 to 5% रेंज में रहा और FY26 में भी सिर्फ 5% है। तो अब गवर्नेंस और कैपिटल एलोकेशन पे आते हैं। रैमको इंडस्ट्रीज के पास ग्रुप कंपनीज में लार्ज क्रॉस होल्डिंग्स हैं, अराउंड 23% स्टेक इन रैमको सीमेंट्स और 19% इन रैमको सिस्टम्स। क्रिसिल के हिसाब से लिस्टेड ग्रुप कंपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अराउंड 5000 करोड़ का है। ये नंबर उनके मार्केट कैप का 2x है। कंपनी का परफॉर्मेंस लार्जली उसके कोर बिजनेस के साथ साथ सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करेगा। जिन कंपनीज में रैमको इंडस्ट्रीज का स्टेक है वहां ग्रोथ आती है तो उसका इम्पैक्ट रैमको इंडस्ट्रीज के रिपोर्टेड प्रॉफिट्स और वैल्यूएशंस पर भी दिख सकता है। तो इसीलिए रैमको इंडस्ट्रीज एनालाइज करते वक्त सिर्फ स्टैंड अलोन बिजनेस नहीं बल्कि जिन कंपनीज में इनका स्टेक है उनका परफॉर्मेंस भी ट्रैक करना जरूरी है। कंसर्न ये है कि कंपनी FY25 में डेट लेकर 100 करोड़ वर्थ रैमको सीमेंट शेयर्स भी खरीदे, यानी बोरोड मनी कोर बिजनेस ग्रोथ के बजाय सिस्टर कंपनी शेयर्स में जा रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हाई हैं। FY25 में कंपनी ने सिस्टर कंपनी से 141 करोड़ प्लस परचेजेस किए और 83 करोड़ प्लस सेल्स किए। कंपनी एस्बेस्टोस रशिया और कजाकिस्तान से इंपोर्ट करती है क्योंकि बाकी जगह बैंड है और यहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, रुपी डेप्रिसिएशन, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे फैक्टर्स लैंडेड कॉस्ट को आगे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। साथ ही कंपनी एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विसेज पर भी स्पेंड करती है। FY25 में अराउंड 3.82 करोड़। अभी कोई मैनेजमेंट गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, बट फॉरवर्ड ग्रोथ सिग्नल मेनली मैक्सी MP फाइबर सीमेंट ब्रोड प्लांट से आता है। 58,000 MT capacity, project cost around 180 crores, just 10% of the FY26 revenue. So Ramco Industries headline valuation पर cheap लग सकता है, but जब हम small total addressable market, weak ROCE, associate driven profits, cross holdings और related party transaction concerns देखते हैं तो पिक्चर उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। यहाँ मार्केट शायद कुछ रियल रिस्क डिस्काउंट कर रहा है। याद रहे उसका कोर बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्टी कंपनीज पर भी स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन चीप नहीं है बल्कि एक केस है जिसे कॉशियसली एनालाइज करना चाहिए। अगली कंपनी है सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। वैल्यूएशन देखें तो सैटर्न ऑप्टिकली चीप लगता है। कंपनी अराउंड 7.8x P और 0.9x P/E पर ट्रेड कर रहा है। सैटर्न का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6% है। रीसेंट रिटर्न ऑन एसेट्स भी 4.71% तक स्पाइक हुआ। बाय कंपैरिजन मुथूट माइक्रोफिन जो अभी 2% पर है, होप कर रहा है कि वो 5% ROA अचीव कर ले बाय 2030। सैटर्न क्रेडिट केयर मेनली एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर है। कंपनी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेट मार्केट से पैसा बोरो करती है और फिर अंडरसर्व्ड कस्टमर्स को स्मॉल टिकट लोन्स देती है। कोर बिजनेस कोलैटरल फ्री माइक्रो फाइनेंस लोन्स का है, स्पेशली इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन को जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल के थ्रू। इंडस्ट्री साइज भी मीनिंगफुल है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पोर्टफोलियो मार्च 2026 तक अराउंड 3.25 लाख करोड़ था। सैटर्न का AUM अराउंड 15,174 करोड़ है, यानी रफली 5% मार्केट शेयर। Q4 FY26 में सैटर्न का कंसोलिडेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन 13.2% रहा। मैनेजमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म में स्टैंडअलोन NIM ब्रॉडली 13.5% से 14% की रेंज में स्टेबल रहा। कंपैरिजन में मुथूट माइक्रो फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 12% है, सो मार्जिन प्रोफाइल में सैटर्न क्लियरली स्ट्रॉन्गर दिखा। इसीलिए वैल्यूएशन लो है बट रिटर्न ऑन एसेट पीयर से बेटर दिख रहा है। इसी वजह से ये स्टॉक इंटरेस्टिंग लगता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने FY24 टू FY26 में स्ट्रेस फेज देखा। पोस्ट कोविड एग्रेसिव लेंडिंग के बाद बोरर ओवर लेवरेजिंग, वीक कलेक्शंस और हायर डिलिंक्वेंसीज आई। सेक्टर पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग मार्च 2025 से मार्च 2026 तक 17% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑल्दो मार्च क्वार्टर 2026 में 3% YOY ग्रोथ दिखी।
इंडस्ट्री 30+ डेज पास ड्यू यानी मिस्ड लोन और क्रेडिट कार्ड पेमेंट बाय 30 डेज और मोर भी 6.64% से 2.35% तक इम्प्रूव हुआ, पार्टली बिकॉज राइट ऑफ्स भी हुए। सैटर्न भी इस साइकिल से इम्पैक्ट हुआ। FY25 में प्रॉफिट गिर गया और क्रेडिट कॉस्ट 4.6% तक बढ़ी थी एंड GNPA भी 3.7% तक आ गया। बट FY26 में रिकवरी विजिबल हुई। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 332 करोड़ हो गया। AUM 19% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 15,174 करोड़ तक क्रॉस कर गया। बट एक कैच भी है, FY26 में इंटरेस्ट इनकम स्पाइक पार्टली मार्क टू मार्केट गेन्स ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स की वजह से था, यानी प्योर ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट नहीं। हाँ, क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन ऑपरेशनल डिसिप्लिन दिखाता है क्योंकि सैटर्न ने टाइटर अंडरराइटिंग फॉलो किया। मैनेजमेंट से कंसोलिडेटेड AUM ग्रो 25 to 30% की एक्सपेक्टेड है, driven by housing finance और MSME subsidiaries। यानी based on that अगर सारे metrics constant रहे तो FY27 profit after tax 415 to 430 करोड़ तक जा सकता है। तो forward P roughly 5.9 to 6.2x बनता है। Forward P by EV around 0.77 से 0.78x तक आ सकता है। Saturn एक risky माइक्रो फाइनेंस साइकिल के बाद रिकवरी प्ले लगता है। रिस्क अभी भी रियल है, माइक्रो फाइनेंस में एसेट क्वालिटी क्विकली डिटेरिएट हो सकती है, बट इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, लोअर क्रेडिट कॉस्ट, सब्सिडरी लेड ग्रोथ और लो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस की वजह से ये स्टॉक रिसर्च वर्दी वॉचेस में कैंडिडेट बन सकता है। लास्ट कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी पीयर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर है। SBI और इंडियन बैंक 10 to 11x P एंड बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ 7.2x P। बैंक ऑफ बड़ौदा एज वी ऑल नो एक फुल सर्विस PSU बैंक है। सिंपल वर्ड्स में बैंक डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशन से, और फिर उस मनी को लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स और बैंकिंग सर्विसेज में डिप्लॉय करता है। इंडिया के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से टोटल डिपॉजिट्स मार्च 2026 तक अराउंड 262.3 लाख करोड़ थे। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के डोमेस्टिक डिपॉजिट्स अराउंड 14.01 लाख करोड़ हैं, यानी रफली 5.3% डिपॉजिट मार्केट शेयर। मार्केट में भी अर्निंग सस्टेनेबिलिटी को डाउट कर रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 2.5% YOY ग्रो हुआ। अदर इनकम फ्लैट था, वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4.4% ग्रो हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट था। प्रोविजंस 19.5% बढ़े और PBT 5.1% गिर गया। FY26 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 2.2% ग्रो करके 20,021 करोड़ हुआ। प्रॉफिट हेडलाइन स्ट्रॉन्ग थी, बट लोअर टैक्स एक्सपेंस ने बॉटम लाइन को सपोर्ट किया। सेकेंड इशू है मार्जिन प्रेशर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY25 के 3.08% से गिरकर FY26 में 2.89% हो गया। रीजन सिंपल है, लोन्स लोअर यील्ड्स पर फास्टर रिप्राइस हुए, बट डिपॉजिट कॉस्ट स्टिकी रही। इसीलिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो 47.9% से 49.15% तक वर्सन हुआ। पीयर कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेशनली वीकर दिखता है। इंडियन बैंक का ROA 1.31% और ROE 19.5% है। बैंक ऑफ बड़ौदा का FY26 ROA 1.06% और ROE अराउंड 15.4% है। इनका GNPA 1.89% और नेट NPA 0.45% है। अब ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मैनेजमेंट FY27 में लोन ग्रोथ 12 to 14%, डिपॉजिट ग्रोथ 10 to 12%, NIM 2.75 to 2.95% और ROA अबव 1% गाइड कर रहा है। तो अगर कंजर्वेटिव 12% ग्रोथ अज्यूम करें तो FY27 EPS रफली 43.36 आ सकता है। करंट प्राइस 278 पर फॉरवर्ड P अराउंड 6.4x बनता है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में मार्जिन प्रेशर्स में है, एफिशिएंसी वीकर है और पीयर्स बेटर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, बट वैल्यूएशन इतनी डिस्काउंटेड है कि अगर मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस डिलीवर कर देता है तो स्टॉक में री रेटिंग के चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा अभी एक वॉचेस कैंडिडेट जरूर है जिसे क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपकी पिक कौन सी है। ध्यान रहे ये पूरी वीडियो सिर्फ एनालिसिस के पर्पस से है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.